नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों एवं जिज्ञासुओं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ यानी अपभ्रंश साहित्य के बारे में बातचीत करेंगे। अपभ्रंश साहित्य का परिचय हम लोग आज ग्रहण करेंगे और उसके साहित्य से भी हम लोग वाबस्ता होंगे, रूबरू होंगे। उसके साहित्य का भी हम लोग साक्षात्कार करेंगे। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि अपभ्रंश दरअसल है क्या। अपभ्रंश प्राकृतकालीन जनभाषाओं का एक विकसित रूप है। इसे अपभ्रंश भी कहा जाता है। 500 से 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत की साहित्यिक रचनाओं में इसके प्रमाण मिलते हैं। भाषाओं के विकास का इतिहास दरअसल बेहद दिलचस्प है। संस्कृत, प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का यह दौर। हर दौर में दो तरह की भाषाएं मिलती हैं। एक जिसे शिष्ट लोग व्यवहार में लाते हैं और दूसरी तरफ वे भाषाएं जिन्हें जनक भाषा के रूप में स्वीकृति मिलती है। अपभ्रंश का उल्लेख कई जगहों पर भाषा विशेष के रूप में न होकर तत्सम शब्दों के तद्भव या विकृत रूप में किया गया है। ध्यान देने की बात है कि प्रायः जो शिष्ट भाषा के प्रयोग करने वाले लोग हैं, वे लोग विकसित होने वाली भाषा को विकसित रूप के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे अपभ्रंश को ही ले लीजिए। अपभ्रंश के लिए शिष्ट भाषा में प्रयोग करने वाले जो अपभ्रंश के पहले के दौर के साहित्यकार थे, उन्होंने अपभ्रष्ट शब्द कहा, लेकिन भाषा का बदलना विकसित होना है, बिगड़ना नहीं या विकृत होना नहीं। जनता में जब इस तरह की भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा, तब यह भाषा अपभ्रंश के नाम से विख्यात हुई। व्याडी, पतंजलि, दंडी, भर्तृहरि और कैयट ने अपभ्रंश भाषा का उल्लेख अपने साहित्य में किया है। भरत मुनि की मशहूर कृति है नाट्यशास्त्र। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में कुछ छंद उद्धृत किए हैं जिनमें अपभ्रंश की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह कालिदास के विक्रमोर्वशीयम में भी अपभ्रंश के छंद मिलते हैं। कहा गया कि अपभ्रंश का प्रयोग अकुलीन लोग करते हैं, यानी जनभाषा के रूप में अपभ्रंश की स्वीकृति बढ़ रही थी। उद्योतन सूरि की कुवलय माला कहा के कुछ अंश अपभ्रंश के प्राचीन उदाहरण कहे जा सकते हैं। हम यह समझने का प्रयास करें कि अपभ्रंश का कोशगत अर्थ क्या है। अपभ्रंश के विविध रूपों की चर्चा मिलती है। विभिन्न विद्वानों ने नागर, उपनागर, ग्राम्य, वाचड़, पांचाली, वैदर्भी, लाटी, गौड़ी, शौरसेनी आदि अपभ्रंशों का उल्लेख किया है। जाहिर सी बात है कि ये जो विवेचन है उनसे यह पता चलता है कि अपभ्रंश मूलतः पश्चिम भारत की बोली से विकसित एक साहित्यिक भाषा थी जो मुख्यतः पश्चिम भारत में प्रचलित और लोकप्रिय हुई, लेकिन धीरे धीरे यह समूचे उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। और जब यह साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, तब अनेक साहित्यकारों ने अपनी विपुल रचनाओं से इस दौर के साहित्य को समृद्ध किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र, न जाने कितने नाम, इन सभी रचनाकारों ने परिनिष्ठित अपभ्रंश में अपनी रचनाएं रची। दूसरी ओर सिद्धों का विपुल साहित्य उपलब्ध है, जिनमें हम याद कर सकते हैं कि सरहपा, कणहपा ऐसे जो बौद्ध सिद्ध थे, उनकी रचनाएं भी अपभ्रंश भाषा में दिखाई पड़ने लगी। अपभ्रंश भाषा के अनेक रूपों की चर्चा मिलती है। अपभ्रंश के सभी रूपों में साहित्य नहीं मिला, लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि आज जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, उनके इतिहास की तरफ हम लोग जब जाते हैं, तब हमें एक बात का पता चलता है कि जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, उनके निर्माण में अपभ्रंश के विभिन्न रूपों की बड़ी भूमिका थी।
इसे एक कुछ उदाहरणों से समझें। शौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की भाषाओं, राजस्थानी और गुजराती भाषाएं, उसी तरह महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की भाषाओं की उत्पत्ति हम याद कर सकते हैं। मागधी अपभ्रंश की जब बात हम करते हैं तब आज जो बिहार और बंगाल का इलाका है और आसाम का इलाका है, वहाँ जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, बांग्ला है, उड़िया है, ये सभी भाषाएं मागधी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। उसी तरह केकय अपभ्रंश से पंजाबी का विकास हुआ, लहंदा भाषा आई, व्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा आई। यानी ये जो 6 अपभ्रंश हैं, उनसे विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। विद्यापति की भाषा का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि उन्होंने अवहट भाषा में अपनी रचनाएं की। ध्यान देने की बात है कि यह जो अवहट भाषा है वह अपभ्रंश भाषा का ही एक रूप है। शिक्षार्थियों, हम यह समझने का प्रयास करें कि यह जो आदिकाल का साहित्य है उसका अपभ्रंश भाषा से क्या रिश्ता है। यानी अपभ्रंश भाषा के साहित्य पर जब हम विचार करते हैं तब आदिकालीन साहित्य की तरफ अनायास हमारा ध्यान जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रधानतः अपभ्रंश भाषा में लिखी गई कविताओं का ही काल तो है आदिकाल। इसका एक बड़ा हिस्सा बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव में रचा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में जब भाषाओं की उत्पत्ति की बात की और भाषाओं की उत्पत्ति करते हुए साहित्य का जिक्र किया, तब उन्होंने यह बात दर्ज की कि जब प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई तभी अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। यानी जो संस्कृत है उसका लौकिक रूप और उसके बाद प्राकृत के भी 2 रूप दिखाई पड़ते हैं। एक जो शिष्टों के द्वारा व्यवहार में लाई जाती थी और फिर लोक के द्वारा व्यवहार में लाई जाती थी। यानी शास्त्रीय संस्कृत या प्राकृत से अलग एक नई भाषा आई और जब प्राकृतों का उपयोग नहीं रहा तब जो नई भाषा आई थी उसे ही अपभ्रंश कहा गया। प्राकृत के ज़माने में जब गाथा अथवा गाहा कहा जाता था तब लोग समझते थे कि प्राकृत भाषा के साहित्य की बात हो रही थी। इसी तरह बाद में यानी प्राकृत के बाद का जो दौर आया उसमें दोहा या दूहा कहा गया। तब यह संदेश गया कि दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा ही है। प्राकृत से बदलकर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वही आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। और जब यह रूढ़ हो गया उसी समय जो नई भाषा आई उसके लिए अपभ्रंश नाम का प्रयोग किया जाने लगा। आप जब संस्कृत में लिखे नाटकों को पढ़ेंगे तब आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि जो आम लोग हैं वे जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे उसे अपभ्रष्ट कहा गया। यही अपभ्रष्ट बाद में इतनी ज़्यादा समर्थ भाषा बन गई कि उसमें साहित्य रचना का एक विपुल संसार आया और अपभ्रंश साहित्य को हम लोग याद करने लगे। जब तक भाषा बोली जा रही थी और उसके बाद उसका प्रयोग किए जाने लगा साहित्यिक भाषा के रूप में, तब उसे देश भाषा कहा गया और उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ज़रूरत इस बात की है कि अपभ्रंश के प्रारंभिक प्रयोगों पर भी हम लोग एक नज़र डाल लें। इसके लिए अपभ्रंश काव्य भंडार की यात्रा हम लोग करते हैं। अपभ्रंश काव्य भंडार बेहद समृद्ध है। उसमें एक और जैन मुनियों के रचे हुए पुराण काव्य हैं, चरित काव्य हैं, कथा काव्य हैं, रास और फाग काव्य हैं, तो दूसरी तरफ उपदेश परक मुक्तक भी हैं। जब बौद्ध सिद्धों के चर्यापद और दोहों की तरफ हमारी नज़र जाती है तब हम पाते हैं कि बौद्धों और सिद्धों ने चर्यापद और दोहों की रचना जिस भाषा में की है वह भी अपभ्रंश ही है। धार्मिक काव्य के साथ साथ ऐहिक श्रृंगार
और वीरता की बात कहने वाली मुक्तक रचनाएं और मार्मिक नीति काव्य भी इस भाषा में लिखे गए। जैन मुनियों के साहित्य का सीधा प्रभाव बाद के हिंदी साहित्य पर दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उसका अध्ययन काव्य रूपों के समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जैन कवियों के चरित काव्यों की तरफ जब हमारी नज़र जाती है तब हम पाते हैं कि जो बाद का हिंदी साहित्य है यानी परवर्ती हिंदी साहित्य है, उसकी काव्यधारा के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, काव्य कौशल आदि का जो विकास क्रम है, उस पर अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव नजर आता है। 8वीं-9वीं सदी के जैन कवि जोइंदु के परमात्म प्रकाश और योगसार और 10वीं सदी के राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा के भाव और अभिव्यक्ति पक्ष से नाथपंथी निर्गुण मार्गी संतों की काव्यधारा की निकटता को हम रेखांकित कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पर विचार किया और कहा कि इन दोहों का स्वर नाथ योगियों के स्वर से इतना अधिक मिलता है कि इनमें से अधिकांश पर से यदि जैन विशेषण हटा दिया जाए तो यह समझना कठिन हो जाएगा कि ये निर्गुण मार्गियों के दोहे नहीं है। यानी इन रचनाओं में और निर्गुण मार्गी रचनाओं में एक अद्भुत तरह की साम्यता दिखाई पड़ती है, जिसमें लोक की जो प्रचलित संस्थाबद्ध सीमाएं हैं, जात की, विधि अनुष्ठानों की, उन सबों के प्रति असहमति दिखाई पड़ती है। एक बेहद मशहूर कवि को हम लोग याद करते हैं, स्वयंभू को। स्वयंभू को आदि कवि कहा जाता है और अपभ्रंश के बड़े कवि के रूप में उनका नाम लिया जाता है। कह सकते हैं कि अपभ्रंश के आदि कवि के रूप में स्वयंभू बेहद प्रसिद्ध है। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहने की परंपरा रही है। उनकी 3 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। स्वयंभू और तुलसी के राम काव्य में कुछ सामान्य तत्व दिखाई पड़ते हैं। दोनों स्वांतः सुखाय और लोक मंगल के कवि हैं। स्वयंभू लोक सुख के लिए प्रतिश्रुत है। जब पुष्पदंत की बात हम करते हैं, अपभ्रंश के बाद के कवि हैं, तब हम पाते हैं कि यह जो स्वयंभू के बाद के कवि पुष्पदंत हैं, इन्हें हम अपभ्रंश के दूसरे महाकवि के रूप में याद कर सकते हैं। पुष्पदंत स्वयंभू की तरह ही जैन प्रभाव के कवि हैं। उनका एक नाम अभिमान मेरु भी है और उनका यह नाम बेहद मशहूर हुआ था अपने ज़माने में। 10वीं सदी के इस कवि को जीवन के सांध्य काल में राष्ट्रकूट राजा का सहारा मिला। वहाँ उन्होंने अपनी बेहद मशहूर रचना महापुराण की रचना की। महापुराण का जिक्र आज भी किया जाता है। उनकी पंक्तियाँ महापुराण की जब हम पढ़ते हैं तब पाते हैं कि उसमें साहित्यिकता और भाषाई सौष्ठव का एक बेहद बेजोड़ रूप नज़र आता है। राजभवन में कवि का मन नहीं लगता था, इसलिए वे निर्जन वन में रहते थे। कारण पूछने पर कहते थे कि राज दरबार में कोई भला आदमी कैसे रह सकता है। पुष्पदंत ने यह महसूस किया कि राज दरबार में विवेकहीन बातें बहुत होती हैं। इसलिए उन्होंने लिखा कि विषाक्त वातावरण में जीने से बेहतर लगा मरण। ध्यान देने की बात है कि जब कवि ऐसा कह रहा है तब वह राज सत्ता की जो निशंसता है बिना कहे ही उसका भी जिक्र कर रहा है। यानी उनका मानना है कि जो राज दरबार की मर्यादाएं हैं और विधि निषेध हैं, वे किसी स्वच्छंद कवि की रचना में बाधा ही पैदा करते हैं। 2 कवियों की रचना के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब एक तीसरे कवि को हम लोग याद करें। तीसरे कवि के रूप में हम लोग धनपाल को याद कर सकते हैं। धनपाल 11वीं सदी के कवि हैं। वे दिगंबर जैन थे। उनकी एक बहुत मशहूर रचना है भविष्यत कहा अथवा भविष्यदत्त कथा। 22 संधियों की अपनी काव्यधारा में धनपाल ने गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की कथा कही,
यह कृति धनपाल की विलक्षण कवि प्रतिभा की साक्ष्य देती है। धनपाल की इस रचना में उस समय के लोक के जो वर्णन मिलते हैं और पारिवारिक धार्मिक संस्थाएं, इनके साथ ही राजनीतिक संस्थाओं के जो उल्लेख मिलते हैं और वर्णन मिलता है, वह केवल लौकिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस काल में भाषा का जो एक रूप हमें नज़र आता है, यानी अपभ्रंश भाषा का बेहद खूबसूरत रूप, उसको हम लोग देख सकते हैं। और इस रचना के माध्यम से अपभ्रंश साहित्य के परिचय को जब हम प्राप्त करते हैं, तब अपभ्रंश साहित्य के एक बहुत ही प्रभावी दौर की याद अनायासी हमें आ जाती है। हम लोग इसी दौर में एक इस्लाम मत के कवि, उनकी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं और उनकी रचना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब्दुर रहमान के रूप में अपभ्रंश काल के एक बहुत ही चर्चित कवि नज़र आते हैं। अब्दुर रहमान की जो रचना है संदेश रासक, वो अपने ज़माने में बहुत मशहूर हुई। बाद के भाषा और साहित्य के विश्लेषकों ने इस रचना को मील का पत्थर कहा। अब्दुर रहमान रचित 12वीं सदी की रचना संदेश रासक आदिकालीन श्रृंगार काव्य की निधि समझी गई। अब्दुर रहमान हिंदी के आदि मुसलमान कवि हैं जिनका कोई संप्रदाय नहीं है। संदेश रासक हिंदी का पहला प्रेम काव्य है। इनमें यानी इस रचना में, यानी अब्दुर रहमान में और उनकी रचना में विप्रलंब श्रृंगार का प्रभावशाली वर्णन नज़र आता है। इसके तृतीय प्रक्रम में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत का वर्णन मिलता है। यानी संदेश रासक में जो यह ऋतुओं का वर्णन है, वह इस बात की याद दिलाता है कि जो छमासा वर्णन है या बाद के दौर में 12मासा वर्णन है, वह भारत में जब रचना लिखी जा रही थी उत्तर भारत में, तब उस दौर के मौसम का उल्लेख भी मिलता है। और विभिन्न मौसमों का जिक्र जब अब्दुर रहमान के संदेश रासक में आता है, तब इससे यह पता चलता है कि भारतीय कविता के निर्माण में जिन बातों की चर्चा हमें दिखाई पड़ती है, वे सब देशज रूपों और देशज संस्कारों से युक्त इस देश के प्रकृति के वैभव का भी दर्शन होता है। और यहीं पर हम अलगा सकते हैं भारतीय कविता या अन्य कविता को, जहाँ पर भारतीय प्रकृति नज़र आती है, 6 माहों का वर्णन नज़र आता है और ऋतुओं का वर्णन आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ ही नामवर सिंह ने भी इस रचना पर विचार किया है। यानी संदेश रासक पर मशहूर आलोचक नामवर सिंह कहते हैं, कालिदास के मेघदूत की भांति संदेश रासक भी विभिन्न मुक्तकों की एक मणिमाला है। इसकी तुलना केवल बीसल देवरासों से की जा सकती है, जो राजस्थानी में लिखी गई थी। और बीसल देवरासों की भाषा के बारे में कहा जाता है कि डिंगल भाषा में लिखी गई थी। यानी हम 3 रचनाओं को इस संदर्भ में याद कर सकते हैं, एक मेघदूत को, दूसरे अब्दुर रहमान के संदेश रासक को और तीसरे बीसल देवरासों को। इसी दौर में यानी अपभ्रंश के इस दौर में एक अन्य रचना भी नज़र आती है और हेमचंद्र का व्याकरण इस सिलसिले में हम लोग याद कर सकते हैं। हेमचंद के व्याकरण की जब हम बात करते हैं और इस रचना से गुजरते हैं, तब हम पाते हैं कि हेमचंद के व्याकरण में जो दोहे उद्धृत किए गए हैं, वे वीरता के, श्रृंगार के और नीति के भावों से संबद्ध हैं। यानी वीरता, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी हेमचंद के व्याकरण में दिखाई पड़ती है। उनमें लोक जीवन और लोक संस्कृति के स्वस्थ भाव, सौंदर्य के दर्शन होते हैं। इन दोहों में ऐसी बातों का जिक्र है जिसमें पार्वती के जन्म जन्म से पति के मांगने का उल्लेख है और इस बात का वर्णन है कि किस तरह से शंकर और पार्वती का जीवन बनता है। वे अपने पति की बात करती हैं और साथ ही जब इस रचना में वीरता की बात दिखाई पड़ती है, हम पाते हैं तो वीरता की बात जब आती है, तब युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अतड़ियों में पांव के उलझ जाने पर भी तलवार की मूठ से हाथ के अलग न होने का जिक्र आता है।
ऐसे बहादुर योद्धा का वर्णन दिखाई पड़ता है। इस दौर में एक बेहद महत्वपूर्ण कवि की याद आ जाना स्वाभाविक है और हेमचंद के व्याकरण के बाद इस दौर के एक मशहूर कवि विद्यापति को हम लोग याद कर सकते हैं। विद्यापति की भाषा के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि विद्यापति ने जो अपनी रचना है उसे जिस भाषा में लिखा था उसे हम लोग अवहट के रूप में याद करते हैं। अवहट की बात करते समय यह दर्ज कर लेना ज़रूरी है कि अवहट भाषा का वह रूप है जिसे अपभ्रंश का ही एक रूप कह सकते हैं, यानी अपभ्रंश अवहट का ही रूप है। विद्यापति की कीर्तिलता में परवर्ती अपभ्रंश का वह रूप मिलता है जिसे अग्रसारी भूत अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है। कीर्तिलता में विद्यापति ने अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह द्वारा पिता के वैर का प्रतिशोध लेकर शत्रु के हाथ से डूबी हुई राजलक्ष्मी के उद्धार की कथा कही है। यह अकेली काव्य रचना है जिसमें बीच बीच में गद्यांश भी प्रयोग में दिखाई पड़ता है। रासों कही जाने वाली राज स्तुति परक अप्रामाणिक रचनाओं के बरक्स यह एकमात्र प्रामाणिक रचना है। अपभ्रंश साहित्य के परिचय के बाद कुछ बातें हमें बेहतर तरीके से समझ लेनी चाहिए। भाषाओं के विकास की अपनी एक कहानी होती है। जैसे हम यदि भाषाओं के इतिहास की तरफ जाएं, तब हमें दिखाई पड़ता है कि भाषाओं के दो रूप हर दौर में रहते हैं। भाषाओं का एक रूप वह जो परिनिष्ठित रूप होता है, यानी शास्त्रीय भाषा के रूप में उसकी स्वीकृति होती है। लेकिन लोक में जो भाषा व्यवहार में लाई जाती है वह परिनिष्ठित रूप से अलग होती है। यानी परिनिष्ठित भाषा और लौकिक भाषा हर दौर में दो तरह की भाषाएं दिखाई पड़ती हैं। संस्कृत के दौर को भी जब हम याद करते हैं तो एक रूप वह दिखाई पड़ता है जिसे हम शास्त्रीय संस्कृत के रूप में जानते हैं। दूसरा वह रूप दिखाई पड़ता है जो लौकिक संस्कृत के रूप में नजर आता है। इसी तरह जब शास्त्रीय भाषा और लोक भाषा दोनों एक दूसरे से लेती हैं और एक दूसरे से दोनों भाषाएं समृद्ध होती हैं, लेकिन जब शास्त्रीय भाषा पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो उस विकास के बाद उसमें अनेक रूढ़ियाँ भी विकसित होती हैं और लोक उन रूढ़ियों को खारिज करता है। जब लोक उन रूढ़ियों को खारिज करता है तब एक नई भाषा का जन्म हमें दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम पाते हैं कि संस्कृत के बाद प्राकृत का एक दौर आता है। प्राकृत में भी दो तरह के रूप, यानी एक जो उसका विद्वानों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला रूप और दूसरा जनभाषा के रूप में उपयोग किया जाने वाली भाषा का रूप। तो यह जो प्राकृत का जो जनभाषा रूप था, उसी जनभाषा रूप ने जिस नई भाषा को जन्म दिया उसे अपभ्रंश कहा गया। जब हम लोग उस समय के शिष्ट साहित्य को पढ़ते हैं जो संस्कृत में लिखे गए, तब वहाँ देखते हैं कि जो लोक के लोग हैं, यानी जो सम्राट नहीं हैं, जो विद्वान नहीं हैं, जो लोक में रहने वाले लोग हैं, आम आदमी हैं, वे एक नई तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वह भाषा शास्त्रीय नहीं है, वह भाषा परिनिष्ठित नहीं है। लोक अपने हिसाब से उस भाषा का प्रयोग करता है और यह जो शास्त्रीय प्राकृत है उससे अलग एक भाषा विकसित होती है और वही भाषा बाद में जाकर अपभ्रंश के रूप में प्रतिष्ठित होती है और अपभ्रंश का विपुल साहित्य हमारे सामने आता है, जिनमें अनेक तरह के स्वर हमको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जैन मुनियों की धार्मिक रचनाएं भी दिखाई पड़ती हैं, जिनमें उनके अपने संप्रदाय के बहुत सारे वर्णनों का उल्लेख आसानी से हम पा सकते हैं। उसी तरह से सिद्धों और नाथों की रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। सिद्धों और नाथों की रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तब साफ तौर पर उसमें हम पाते हैं कि जो आम आदमी की तकलीफ़ें हैं, आम आदमी की जो पीड़ा है, आम आदमी के जो सपने हैं, उन रचनाओं में बहुत बेहतरीन तरीके से विन्यस्त हुआ और
जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो बाद के दौर में जो संतों का साहित्य आता है, संतों के साहित्य के बहुत सारे स्वर उन रचनाओं से मिलते हुए नज़र आते हैं जो कि जो ये सिद्धों और नाथों की कविताओं में दिखाई पड़ती है, जिसमें तीर्थ स्थानों की व्यर्थता का जिक्र है, जिसमें यह बात कही गई है कि मन की शुद्धता सबसे बड़ी चीज़ है। सरपा तो कहते हैं कि देह जैसा तीर्थ न मैंने देखा है न सुना है। कोई रचनाकार जब ऐसी बात कह रहा है तब यह पता चलता है कि वह अपने समय की रूढ़ियों से किस तरह से सामना करता है और उन रूढ़ियों के प्रति उसका कौन सा दृष्टिकोण विकसित होता है। हम लोग इस दौर में यानी अपभ्रंश के दौर में संदेश रासक जैसी रचना जब पाते हैं तब हमको यह भी पता चलता है कि भारतीय साहित्य शुरू से ही अनेक तरह की आवाज़ों को अपने भीतर समाहित किए हुए था, यानी जिसे हम सामासिकता की संस्कृति कह सकते हैं, उसकी उपस्थिति हमको दिखाई पड़ती है। अब्दुर रहमान जैसा रचनाकार और अब्दुर रहमान की जो रचना है उसकी उपस्थिति हमें यह बताती है कि किस तरह से हिंदी साहित्य का आरंभ ही बहुत तरह की आवाज़ों, बहुत तरह के विश्वासों को एक साथ लेकर सम्मिलित रूप से एक सामाजिक संस्कृति विकसित करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी तरह से हम लोग पाते हैं कि मैथिल के जो रचनाकार हैं विद्यापति की रचनाओं में भी एक अलग तरह का स्वाद मिलता है, एक अलग तरह की सुंदरता नज़र आती है, जिनकी भाषा को हम लोग अपभ्रंश से अलग एक शब्द का व्यवहार किया जाता है, अवहट का, लेकिन याद रखना चाहिए कि यह भी अपभ्रंश का ही एक रूप है, अवहट। और विद्यापति की जो रचनाएं हैं अवहट में जो दिखाई पड़ती हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका को इस रूप में हम लोग याद कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अपभ्रंश साहित्य का जो विपुल संसार है वह अत्यंत उल्लेखनीय है और हिंदी साहित्य के आरंभिक दौर को समझने में सहायक भी है। धन्यवाद।